हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अन अकेडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट को पता है कि अन अकेडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। वहीं आप इसमें से डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट, क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें मिलेंगी। इवन इसके साथ साथ अन अकेडमी लर्निंग ऐप है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से, जिसके पास एप्पल फोन है, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा और इसको आप डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ाई कर सकोगे। मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए पढ़ाता हूँ। इवन ऑप्शनल के लिए सॉरी, ये पीटी और मेंस के लिए, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, और दो ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी भी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। क्वालिटी पीटी के लिए और टेलीग्राम ये लिंक है, इससे सारे हैंडआउट प्राप्त कर सकोगे। ये अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है। ये एसपीटीएससी 10 ये कोड है, या देवी वाईटी में से कोई एक कोड को यूज करके और आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाएगा। 16,000 से भी आज ऊपर इसमें से कोर्सेज पड़े हुए हैं। हमारे पास कुछ प्लान है, प्लस का, आइकॉनिक का और ऑप्शनल का। प्लस में 1 माह से लगा के 36 माह तक का प्लान है। इसमें से एसपीटीएससी 10 यूज करोगे या फिर डीबीवाईटी 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इसमें से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, ये सारी व्यवस्थाएं करी जाएंगी। इसके साथ साथ आपको 12 माह से आइकॉनिक के अंतर्गत 12 माह से 36 माह तक का प्लान है। एसपीटीएससी 10 कोड यूज करके इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगेन हमें हमारे पास तीसरा प्लान 1 मंथ से 36 मंथ तक का 10% डिस्काउंट अगेन मिलेगा। आपको इसको यूज करके, यानी एसपीटीएससी 10 या फिर डीबीवाईटी यूज करके। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 31 ऑफ जैन को कुछ कॉन्टेस्ट हेल्ड होने वाले हैं। इसके अंतर्गत आप देख पाओगे, जैसे कि ये 45 मिनट 60 क्वेश्चन 30 कमेंट्स, और इसके बाद आप 1 to 3 रैंकर्स को यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी प्लस का 3 माह का, और 4 to 150 रैंकर्स को अमेज़न का वाउचर प्राप्त होगा। इसमें से अगर हम बात करें तो जैसे 2021 और 22 और 23 के लिए हमारे अलग-अलग लैंग्वेज को लेकर हिंदी और बायलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल में कुछ बैचेज स्टार्ट हैं। जैसे एक ये बैचेज हैं, कुछ ये बैचेज हैं, कुछ ये बैचेज और कुछ ये बैचेज हैं। इसके साथ-साथ इसमें से कुछ ये भी बैचेज हैं, आप देख सकते हैं। सॉरी, ये तो आइकॉनिक है। आइकॉनिक के साथ-साथ अगर हम बात करें तो इसका प्राइस तो हाइक हो गया है, लेकिन सबसे बेहतरीन यही है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। कल जैसे कि कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, फिस्कल सिस्टम। देखो, मैं बार-बार हमेशा आप लोगों को एक चीज कहूंगा कि आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर कोई रेफरेंस बुक नहीं फॉलो करनी, कोई रेफरेंस बुक नहीं फॉलो करनी है, चाहे वो रमेश सिंह ही क्यों ना हो। आप लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है, नहीं फॉलो करनी है। नोट्स और क्लास लेक्चर मोर देन 150 से ऊपर होगा, और जो नोट्स है उस नोट्स में करीब 350 पेज से ऊपर की होती है। इसमें आपका पूरी तरीके से और अच्छे से काम चल जाएगा, तो कोई आपको बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में आपको टर्मिनोलॉजी बुक से समझ नहीं आएगी। और ये मेरी गारंटी है, पीटी और मेंस में आप 95% क्वेश्चन टैकल करने आपको डायरेक्टली नोट्स और लेक्चर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसे रेटिफिकेशन करने के लिए आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाइए। जो मैंने चैप्टर पढ़ा दिए हैं, अगर वहां से क्वेश्चन हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपका मोस्ट वेलकम इस क्लास में। खैर छोड़ो, कल से हम फिजिकल सिस्टम स्टार्ट किए थे, यानी राजकोषीय व्यवस्था। राजकोषीय व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसको हमने देखा था। इसके साथ साथ हमने राजकोषीय व्यवस्था में जैसे कि कुछ प्राप्तियां हैं सरकार की और कुछ खर्चे हैं, यानी रेवेन्यू रिसीट हो गया, जिसको राजस्व प्राप्ति कहते हैं, कैपिटल रिसीट हो गया, और इसके बाद हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था कल की क्लास में। उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे को वहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकेंगे। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज हमें ना सरकार के जो घाटे हैं, जो उन घाटों के बारे में पढ़ना है। देखो, जब सरकार की प्राप्तियां उसके वैसे ही कम रह जाए, ध्यान रखिएगा, घाटा कब होगा, किसी को भी घाटा कब होगा, जब उसकी जो आय है, जब उसकी आय है उसके व्यय से क्या हो, कम हो। तो अभी से उस व्यक्ति को अपने खर्चे चलाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा लेना होगा, और वही पैसा सरकार किसी का भी घाटा कहलाएगा, वही पैसा किसी का डिफिसिट या फिर घाटा कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास सरकार के भी कई प्रकार के घाटे होते हैं, सरकार के भी कई प्रकार के घाटे होते हैं, कई प्रकार के डिफिसिट्स होते हैं। अब जैसे हम सरकार, मैंने घाटा क्या बताया, जैसे एक आप ऐसे सोचो
कि आप ही हो, ठीक है। आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो और पापा ने आपको 100 रुपया दिए, ठीक है। लेकिन पापा ने आपको 100 रुपया दिया, 100 में आपका काम नहीं चल रहा है, तो आपकी आय आय तो आप ये पापा की है, लेकिन पापा ने आपको 100 रुपया दिया तो आप अपना आय से समझ लो, ठीक है। आपको 100 रुपया मिले और आपका जो खर्चा है 150 रुपया है। तो 150 रुपया अगर खर्चा आपने लिया है कहीं से, तो कहीं ना कहीं से 50 रुपया आपने क्या किया होगा, बरो किया होगा। तो ये जो 50 रुपया है, ये जो ये 50 रुपया है, ये अंतर है, यही घाटा है, यही घाटा है। तो यही फॉर्मूला हर जगह लागू होता है। अब सरकार की घाटों के बारे में बात कर ले, तो मैंने कल सरकार की प्राप्तियां बताई थी। प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट बताया था, जिसे राजस्व प्राप्ति कहते हैं, और कैपिटल रिसीट बताया था, जिसको हमने पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। तो इन प्राप्ति के अंतर्गत जितना भी सरकार का आय है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, क्या है, व्यय है। अगर सरकार की आय एक्सपेंडिचर से व्यय से कम रह जाए, या फिर ऐसा कह लो सरकार की आय से व्यय ज्यादा हो जाए, खर्च ज्यादा हो जाए, तो जो बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो सरकार का घाटा कहलाएगा। वो सरकार का घाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिफिसिट्स कहलाएगा, सरकार का घाटा कहलाएगा। अब सरकार के जो घाटे हैं वो कई प्रकार के होते हैं और इनकी गणना डिफरेंट प्रकार पे करी जाती है। तो सरकार के घाटों को हम क्या देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। एक राजकोषीय घाटा होता है, एक राजस्व घाटा होता है, एक प्राथमिक घाटा होता है, मौद्रिक घाटा होता है और प्रभावी घाटा होता है। तो अपने को घाटा समझ गए होंगे कि भैया ये घाटा क्या है, यानी डिफिसिट्स क्या है। बहुत सिंपल सा और साधारण सा है कि इसका तात्पर्य साधारण सा है। इसका मतलब कि देखो, आपकी जो आय है कम है, आपके खर्चे ज्यादा है, तो आपको अपने खर्चे के लिए जो पैसा बाहर से बारो करना होगा, अपने दोस्तों यारों से बोरो करना होगा। तो जो अंतर है, वो जो आप बोरो कर रहे हैं, वो जो डिफरेंस है, यानी आपके खर्चे और आय का, वही आपका घाटा है। ये सारी व्यवस्था सरकार में सेम एज लागू होती है। तो सरकार की प्राप्तियां मैंने कल बताया था ना कि भैया दो अकाउंट है प्राप्ति के, एक राजस्व प्राप्ति है और एक क्या है, एक कैपिटल यानी पूंजीगत प्राप्ति है। अपने राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत बताया था जो टैक्स और नॉन टैक्स से संबंधित है, पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत भी आपको बताया था। इसी तरह उसके खर्चे भी हैं। तो जो प्राप्तियां अगर कम रह जाए उसके यानी मतलब वैसे, तो ऑब्वियस है वो जो बीच का डिफरेंसेस है वो क्या है, घाटा है। तो चलो हम देखते हैं हम राजकोषीय घाटा अर्थात फिस्कल डेफिसिट क्या है। इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, हिंदी में इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। पहले ध्यान से सुनना है, फिर बाद में हम इसको दोबारा से समराइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से सुनना मुझे। ओके, देखो होता क्या है कि मैंने ये सारी चीज तो आप समझ गए। अब हम फिस्कल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटा पढ़ना है। यदि सरकार की जो रिसीट है, यदि सरकार की प्राप्तियां सरकार के व्यय से कम है, तो कहा जाता है कि सरकार घाटे में है। तो कहा जाता है कि सरकार क्या है, हमारी सरकार घाटे में है। अब राजकोषीय घाटा सरकार के कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। जो राजकोषीय घाटा है, ये जो फिस्कल डिफिसिट है, ये फिस्कल डिफिसिट है, ये सरकार के यानी कुल प्राप्तियां, जो दोनों प्राप्तियां दोनों अकाउंट में और कुल व्यय के बीच का जो डिफरेंट होता है, यही सरकार का क्या होता है, सरकार का घाटा होता है। यही सरकार का राजकोषीय घाटा होता है। अब सरकार की कुल प्राप्तियों में कुल व्यय के बीच का जो अंतर है, इस चीज को दर्शाया जाता है राजकोषीय घाटे के अंतर्गत। हालांकि राजकोषीय घाटे की गणना सरकार द्वारा अभी वित्तीय वर्ष में, उसी वित्तीय वर्ष में जो लिए गए ऋण है, उसी वित्तीय वर्ष में जो लिए गए ऋण को प्राप्ति में क्या करके, जो लिया गया जो ऋण होता है, तो प्राप्ति में भाग के रूप में नहीं गिना जाता है, ठीक है। उसमें जो मान लो, ऐसे आप समझो इसे, इसे पूरा सारा सब कुछ भूल जाना है। मैंने कहा कि जो फिस्कल डिफिसिट है ये कैसे निकालेंगे, तो ये तो पता चल गया कि जो आय है सरकार की और जो व्यय है, इस बीच के डिफरेंस को यही डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। अब आपको देखना है कि जैसे सरकार की कुल प्राप्तियों में कुल व्यय के बीच का जो डिफरेंसेस है, यही इस चीज को दर्शाता है। अब कुल प्राप्तियों में जैसे कि राजस्व प्राप्ति हो गई, एक मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। राजस्व प्राप्ति हो गई और पूंजीगत प्राप्ति हो गई, ये दोनों सम्मिलित होती हैं, ये दोनों सम्मिलित होती हैं।
कुल व्यय की अगर बात करें तो इसमें से राजस्व व्यय और पूंजी व्यय दोनों सम्मिलित होता है। तो यदि प्राप्तियां व्यय से कम हो, यदि हमारी आय व्यय से कम हो, तब सरकार यहाँ राजकोषीय घाटे में कहलाएगी। जो सरकार है वो फिस्कल डेफिसिट में कहलाएगी। राजकोषीय घाटे को जीडीपी की तुलना में प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी की तुलना में इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, जीडीपी की तुलना में इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि जीडीपी से इसका ऐसा कोई बहुत लेना देना नहीं होता है। तो पहले हम यहाँ तक ये सारी चीजें देखेंगे और उसके साथ साथ हम आगे का पूरा यानी मैं सारा अपडेट करते हुए आगे बढ़ूंगा। देखो, बजट 2017 की अगर हम बात करते हैं, 2017 और 18 की बात करते हैं, 17 और 18 में, तो यह अनुमान लगाया गया था कि इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष 17 और 18 में जो राजकोषीय घाटा है वो 3.2% रहेगा। किसका 3.2%? जीडीपी का। परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। और मैंने बजट बताते वक्त आपको ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि अनुमानित और आय और खर्चे का अंदाजा लगाया जाता है। बजट में क्या पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि करंट ईयर का और आगामी ईयर का। तो करंट ईयर का क्या उसमें स्टेटस है और आगामी ईयर का अनुमानित क्या किया जाता है कि उसमें जो आय कितनी होगी और व्यय कितना होगा। तो इसी तरह सारी चीजों को नेक्स्ट ईयर के लिए, आगामी ईयर के लिए बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो 17-18 में, ये 18 में कहा गया कि जो राजकोषीय घाटा मतलब कितना रहेगा। अब देखो, 17-18 में बजट जब प्रस्तुत किया गया होगा, बजट में ये चीज कही गई है कि कितना रहेगा, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। और 2018 और 19 में इसको संशोधित, ऑब्वियस है, हमारे यहाँ जब कोई चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं कि उसको दोबारा से संशोधित करते हैं, दोबारा से संशोधित करते हैं। एक उदाहरण से समझो आप, कि मान लो कि जैसे आपने कई बार देखा होगा, मैं एक उदाहरण से मैं आपको इस चीज को समझाना चाहूंगा। होता क्या है ना कि एक बार हुआ क्या था कि बहुत ज्यादा गंगा अपने उफान पे थी। गंगा अपने उफान पे थी, तो हमारे अधिकारी प्राधिकारी लगातार बढ़ रही थी गंगा। तो गंगा खतरे के निशान से, जैसे कि खतरे का निशान होता है ना, तो खतरे के निशान को लगभग छूने लगी थी। गंगा जी खतरे के निशान को छूने लगी थी। तो अधिकारी और प्राधिकारी जो थे, इस खतरे के निशान को जाके ऊपर, ये पैमाना यहाँ लगा दिए, यहाँ इस पैमाने को लगा दिया। मतलब क्या है कि अगर इस चीज को मैनेज करना इनके मुश्किल हो जाता है, मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इस मेजरमेंट को ये ऊपर कर देते हैं। ठीक वैसे बजट में भी, या फिर वही सनी देओल वाला डायलॉग कि सर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पर रिजल्ट नहीं मिलता, वही चीज है यहाँ भी कि सर संशोधित, पहले तो आप क्या कर दोगे कि इतना रहेगा, फिर इसके बाद जब प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो उसे संशोधित कर दिया जाएगा, उसे संशोधित कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से 18-19 में संशोधन किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि वित्तीय वर्ष 17-18 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% रहेगा। कितना पहले हमने लक्ष्य रखा था? 3.2% का, लेकिन नहीं, अब हमारा घाटा ज्यादा रहेगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 18-19 में इसे जीडीपी का 3.3% लाने का लक्ष्य रखा गया। अब 3.3% लक्ष्य रखा गया 18-19 में, लेकिन आगे देखो, अब भी इसको प्राप्त नहीं किया गया, अब भी इसको प्राप्त नहीं किया गया। अब इसमें इस समय की आप बातें देखें, थोड़ा सा इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो, बजट 19-20 में, 2019-20 यानी जो बजट आया, सॉरी 20 और 21 में, 19-20 तो मैंने बताया, 20-21 में यह अनुमान किया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा जीडीपी की तुलना में 3.8% होगा। कितना? 3.8 होगा, 3.8% होगा। वही 2020 और 21 में वित्तीय वर्ष के लिए यह अनुमान लगाया गया कि ये जीडीपी का 3.5% तक होने की बात करी गई। लेकिन होता क्या है, होने की जब बात करी जाती है, तो बजट 2020 और 21 में हालांकि संपूर्ण विश्व में कोरोना फैल गया। अब ये महामारी के चलते एक संकट का कारण आ गया। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये प्राप्त कर पाना थोड़ा सा असंभव था, क्योंकि पेंडेमिक के चलते, कोरोना के चलते लॉकडाउन भी पड़ गया। तो इससे जीडीपी क्या होगी कि जीडीपी का गिरना तय हो गया। और जब जीडीपी का गिरना तय हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में ऋण लेना होगा।
क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी तो जीवित रखना है और हमें खाने पीने की भी तो व्यवस्था करना है। तो सरकार को बड़ी मात्रा में क्या करना पड़ेगा, ऋण लेना होगा, जिससे दोबारा से राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। तो जो हमने लक्ष्य रखा था उसकी प्राप्ति और असंभव हो जाएगी। हम सामान्य स्थितियों में तो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अब तो कोरोना आ गया, एक तो सरकार ये भी बहाना बना देगी और कहीं न कहीं जेन्युइन भी है कि वाक़ई में नो डाउट हमारी इकोनॉमी है वो गिरी भी है और सरकार इस फुलफिल करने के लिए कहीं न कहीं पैसा तो लेगी उधार और वही तो जो आप उधार माँग के ला रहे हो, वही तो घाटा है। तो अब ये से जो राजकोषीय घाटा है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो राजकोषीय घाटा या किसी भी अन्य घाटे का जीडीपी से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं होता है, डायरेक्टली प्रत्यक्षता कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन घाटे को देश की जीडीपी की तुलना में हम प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। राजकोषीय घाटे को प्राप्तियों को बढ़ा करके या फिर खर्च को घटा करके कम किया जा सकता है। मान लो जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डिफिसिट है, अगर हमारी प्राप्ति बढ़ जाए या फिर हमारा खर्च कम हो जाए तो इसको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। हालांकि यदि जीडीपी तेजी से बढ़ता है तो प्रतिशत के रूप में घाटा भी क्या होगा? जीडीपी की तुलना में स्वतः घट जाएगा। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। अब सारा सब कुछ भूल जाओ, मैंने जो राजकोषीय घाटे के अंतर्गत बताया। अब आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, जरा दोबारा से सुनिएगा। देखो भैया, मैंने राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आपको कुछ चीजें बताई, ये डेटा सेट आप भूल जाओ, ये डेटा सेट याद रखना पड़ेगा मेंस के लिए, लेकिन अभी भूल जाओ, 2 मिनट के लिए ये डेटा सारा भूल जाओ। बस आपको ये रखो कि ये पहले ये जानो कि इसका कोर कॉन्सेप्ट समझो कि फिस्कल डिफिसिट क्या है, घाटा क्या है। मैंने घाटा बताया कि आपकी आय और आपका जो व्यय का डिफरेंस है वही घाटा है, वही घाटा है। तो हम सामान्य स्थिति में अब देखो घाटे को दर्शाने के लिए अब कैसे दर्शाएंगे हमारा कितना घाटा है। मान लो ऐसे उदाहरण से समझो, यहाँ आप उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा। मान लो सरकार की आय 100 रुपया है, सरकार की आय फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया है, ठीक है। अब सरकार को यहाँ कितना 103 रुपए का 103 रुपए का ये खर्च करना, आय इतनी है और खर्च सरकार ने कितने का कर दिया 103 रुपया का। तो सरकार कहीं ना कहीं क्या किया होगा कि ये जो 3 रुपया है कहीं ना कहीं से उधार लेके आई होगी, कहीं ना कहीं 3 रुपया है उधार लेके आई होगी। तो सरकार को कहा जा रहा है कि भैया जो राजकोषीय घाटा है ना इसको कम करना है, मतलब कि आपको किसी से उधार धीरे धीरे कम करो ना, उधार क्यों ले रहे हो दूसरे से, अपनी आय बढ़ाओ और उधार क्यों कर रहे हो किसी से। तो इस राजकोषीय घाटे को, ये जो आप ये घाटा उधार ले रहे हो, इसको क्या है कम करने का लक्ष्य रखा जाता है, इसको कम करने का लक्ष्य रखा जाता है। तो वही अब ये लक्ष्य कैसे, तो इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे दर्शाएंगे। तो मान लो कि जीडीपी मैंने बताया ना कि सरकार का जैसे कि आय मान लो 100 रुपया है, ठीक है, जैसे तो आय का मतलब क्या, जो वही जीडीपी एक तरीके से। तो इसका जो घाटा है देखो 3% हुआ कि नहीं हुआ, यही राजकोषीय घाटा है। क्योंकि 3% से ज्यादा पैसा लेना पड़े, 103 रुपया लेना पड़ा, तो 100 रुपया का 3 रुपया मतलब 103 कितना हुआ, लगभग 3% हुआ। तो वही इसका क्या है, घाटा है, वही इसका घाटा है। तो राजकोषीय घाटे को हमने क्या कर दर्शाने के लिए कोई तो मेजरमेंट होना चाहिए। हम देखो कैसे बताएंगे कि मान लो कि अगर आपसे बताएं कि जो सीमा है वो रेणुका से 2 साल बड़ी है। अब सीमा की उम्र 10 साल है तो रेणुका की उम्र कितनी होगी, 12 साल होगी। ऑब्वियस है भैया, बताओ अगर हमें सीमा की एज नहीं पता चलेगी तो हम कैसे रेणुका की बता सकेंगे। इसी वजह से हमें मेजरमेंट करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए हम जीडीपी का सहारा लेते हैं, हम इसको दर्शाने के लिए जीडीपी का सहारा लेते हैं। तो फिजिकल डिफिसिट का तो आपको कोर कॉन्सेप्ट पता चल गया कि एक्चुअल में इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैंने आपको ये बताया, ये कुछ डेटा है कि देखो भैया 2017-18 में एक अनुमान लगाया गया। बजट जब आता है तो बजट में 2 चीजों का हमेशा उल्लेख किया जाता है, एक करंट ईयर की सारी चीजों का और एक फ्यूचर की यानी आगामी ईयर, आगे आने वाली ईयर्स की सारी चीजों का। उसका आय कितना होना चाहिए, व्यय कितना होगा, घाटा कितना होगा, आय कहां से आएगा, इसका सारा अनुमान लगाया जाता है। तो 17-18 में एक अनुमान लगाया गया, इसमें अनुमान इसमें ये रखा गया कि जो 17-18 में जो राजकोषीय घाटा है, इसमें से कितना 17-18 में राजकोषीय घाटा जीडीपी की तुलना में इतना रहेगा। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।
तो अब इसको संशोधित करके 2017-18 इन्हें संशोधित करते हुए 18-19 में इसको संशोधन करके 3.5 3.5। अब देखो कि 18-19 में भी संशोधन इसे नहीं प्राप्त किया जा सका, इतना रखने का लक्ष्य रखा गया, तो फिर इसको संशोधन किया जाएगा। तो राजकोषीय घाटे को व्यय में कमी करके प्राप्तियों को बढ़ा करके भी इसमें मैंने जैसे कि अभी बताया तो इसको कम कर सकते हो। अभी इसमें हम आएंगे। तो आपने यहाँ तक चीजों को देखा। अब जो लगातार लक्ष्य रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे 20 और 21 का भी मैंने लक्ष्य बताया, जो बजट है इसमें से अनुमान लगाया गया कि 3.8 रहेगा, लेकिन ये अनुमान से कहीं ज्यादा हो पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा इसके पीछे कारण है। अब आपको देखो इसके अंतर्गत मैं आपको वो लिखवा देता हूँ, एक डेटा लिखवा देता हूँ। आप ऐसे जानो, देखो जो राजकोषीय घाटा है वास्तविक 2018-19 में 3.4 रहता है। अनुमान कितना लगाया जाता है? 18 और 19 में देखो, 18 और 19 में जो जीडीपी का यहाँ पे 18-19 में जीडीपी का से 3 लाने का लक्ष्य रखा गया। कितना? 3.3 रहता कितना है? 3.4, वास्तविक 3.4। फिर आप देखोगे अगले जो अनुमान लगाया जाता है 19-20 में 3.3 का, 19 और 20 में, यानी बजट 19 और 20 में 4 सालों के बजट का मैं एक तरीके से ब्यौरा दे रहा हूं। तो इसमें से अनुमान क्या लगाया जाता है? 3.3 का, 3.3 का। लेकिन यह नहीं प्राप्त होता तो संशोधित करके इसको 3.8 कर दिया जाता है, संशोधित करके 3.8 कर दिया जाता है। फिर जाके 20 और 21 में जो अनुमान लगाया जाता है 3.5 का, लेकिन वो तो समस्या आई गई कोरोना पेंडेमिक के चलते, तो ये भी इसको प्राप्त कर पाना मुश्किल है। ये जो 3.5 का हमने अनुमान लगाया है संशोधित करते हुए राजकोषीय घाटे का, कि हम राजकोषीय घाटा 3.5 तक ला देंगे, यहाँ तक तो ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। मुझे पक्का पता है कि यहाँ आपको डाउट होगा ही होगा। एक चीज मैं गुजारिश करता हूँ, मैं इसे तो पढ़ाता हूँ, एक बार और समराइज करूंगा, लेकिन सभी बच्चे 2 बजे क्लास होती है अनअकैडमी के ऐप में, वहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, और हर एक बच्चे को रिप्लाई करता हूँ, चाहे आपको रिप्लाई आप वो एक क्वेश्चन 20 बार ही क्यों नहीं पूछो, ठीक है। तो फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहां पे सारी क्लासेस कर लिया करो, तो थोड़ा सा यहाँ भी कर लिया करो, वहां भी कर लिया करो, तो वहां आप क्वेश्चन भी पूछ सकोगे, ठीक है। वहां आप क्वेश्चन भी पूछ सकोगे, जहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं फिर भी समराइज करने की कोशिश करता हूँ। बस एक काम करो आप, मैं ना यहाँ पे कुछ वर्ड लगा देता हूँ, बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं ना कुछ स्लाइड लगा लेता हूँ, है ना। है, तो स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। स्लाइड जरूरी है, नहीं फिर बिना स्लाइड के मजा नहीं आ पाएगा, है ना। बिना स्लाइड के मजा नहीं आ पाएगा। बस 1 मिनट रुकेगा, क्योंकि देखो, हम्म, चलो, फिजिकल डिफिसिट आपने देखा। देखो भैया, आपने इसे फिजिकल डिफिसिट समझ गए। फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, घाटा होता क्या है, जरा यहाँ नजर डालने की कोशिश करिएगा। देखो होता क्या है इसके अंतर्गत, मैंने घाटा बताया, ये जो सरकार की आय है और सरकार का व्यय का जो अंतर होता है, यही राजकोषीय घाटा है। यानी सरकार की आय, उदाहरण से भी समझा दूंगा, है ना। आय और व्यय, व्यय का जो अंतर है, अंतर है, यही अंतर सरकार का राजकोषीय, यही अंतर सरकार का क्या है, राजकोषीय घाटा, ठीक है ना। क्या है, यही अंतर सरकार का राजकोषीय घाटा है। तो अब राजकोषीय घाटा के अंतर्गत हम देखेंगे कि देखो, अब ये जीडीपी के तुलना में इसको दर्शाया जाता है। जीडीपी के अकॉर्डिंग मान लो कि हमारी जो जीडीपी है 100 रुपए की है, जीडीपी ध्यान रखिएगा हमारी, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जीडीपी 100 रुपए की है, तो घाटा इसी की तुलना में दर्शाया जाता है कि जीडीपी का घाटा, घाटा तो समझ गए
ठीक है कि मान लो कि 3.5% है, तो कितना मान लो घाटा है जीडीपी का, तो किसके रूप में दर्शाया जाता है। हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया कि जो बजट होता है, पहले बजट को एक बार और ध्यान से सुनो। बजट में दो चीजें हमेशा प्रस्तुत की जाती हैं। एक तो करंट ईयर का यानी आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा। दोबारा सुनिएगा भैया, करंट ईयर का बजट को पूरा भूल जाओ, दो चीजें ध्यान रखना। बजट में क्या प्रस्तुत किया जाता है, बजट को पहली तो प्रस्तुत कौन करता है, राष्ट्रपति। कहां, संसद में। प्रस्तुत क्या होगा, इसमें से करंट ईयर का आय और व्यय का लेखा जोखा, और सॉरी अगले ईयर का, आगामी ईयर का अनुमानित आय का और व्यय का लेखा जोखा। तो अब अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा, तो ऑब्वियस है कि इसके बहुत सारे अंदर के जो पार्ट हैं, सेक्ट हैं, इसमें ऐड होंगे कि व्यय कितना होगा, तभी तो व्यय आगामी ईयर का बताया जा सकेगा, और आय कितना होगा, तभी तो आगामी ईयर के लिए भी एक लक्ष्य रखा जा सकेगा। तो देखो लक्ष्य क्या रखा जाता है कि 2018-19 का, पहले 17 और 18 का आप समझो, इसमें से लक्ष्य रखा जाता है 3.2% प्राप्त करने का। 3.2% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाता है 17 और 18 के 17 और 18 के बजट में। यहाँ पे आपके बजट में मेंशन है, 17 और 18 के बजट में ये लक्ष्य रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे मेंशन नहीं, कोई बात नहीं, ये लक्ष्य देखो जरा आप यहाँ पे सुन लो, मैं बता देता हूँ। 17 और 18 में 3.2% का लक्ष्य रखा जाता है, लेकिन यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसको संशोधित करके इसको 3.5 जब रह जाता है, तो इसको संशोधित कर दिया जाता है, और जो वास्तविक होता है घाटा वो 3.4% का होता है। मतलब हमने इसको लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया। फिर अगले अनुमान, अगले वर्ष के लिए उसी साल यानी 18 और 19 में अनुमान लगाया जाता है कि जो अगला आगामी ईयर का जो घाटा होगा वो अनुमान 3.3% लगाया जाता है। 3 फिजिकल डिफिसिट का कि 3.3% होगा। फिर भी हम इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसका संशोधन कर दिया जाता है। इसका संशोधन करके 3.8%, क्योंकि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसको संशोधित करके 3.8%। अब इसी तरह, अब इसी साल देखोगे कि अगले बजट के लिए अनुमान, तो 2020 और 21 के लिए जो अनुमान होगा वो 3.5 का, फिर भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी फिजिकल डेफिसिट के अंतर्गत क्या है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो देखो 2021 में ये अनुमान लगाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020 और 19 का जो राजकोषीय घाटा कितना 3.8 होगा, लेकिन 2020 और 21 में वित्तीय वर्ष में यह अनुमान जीडीपी का जो 3.5 तक होने का बात कही गई, उसको प्राप्त नहीं किया जा सका। 2020 और 21 में नहीं प्राप्त किया जा सकेगा। कैसे, उसके बहुत सारे कारण हैं। अब तो इसका और जो अनुमान लगाया गया, तो ऑब्वियस है कोरोना जैसी चीज आ गई है, कोरोना पेंडेमिक, इसके चलते तो और भी समस्या है। और सरकार ये भी कह देगी कि देखो घाटा क्यों बढ़ रहा है, सरकार कह देगी कि हमारी इकोनॉमी गिर रही है, अर्थात क्या है, जीडीपी गिर रही है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी जीडीपी गिर रही है, मतलब आय कम है, आय सरकार की कम है, तो जीडीपी गिर रही है। और जब जीडीपी गिर रही है, खर्च बढ़ेंगे, हेल्थ की समस्याएं आएंगी, तो सरकार को ज्यादा बजट देना पड़ेगा। तो अब सरकार को कहीं ना कहीं से बोरो करना होगा, सरकार को कहीं ना कहीं से बोरो करना होगा, उधार लेना पड़ेगा। तो वही उधार तो ही है ये घाटा, राजकोषीय घाटा। अब सरकार कहीं से उधार लेके आएगी तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। हम सामान्य परिस्थितियों में तो इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब तो एक तरीके से एडवर्स कंडीशन है, तो संभव ही नहीं है कि हम इसको प्राप्त कर सकें, संभव ही नहीं है कि हम इसको प्राप्त कर सकें। समझ आया कि नहीं, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपको ये देखो, जब मेंस पे आप अगर लिखते हो तो आप ये लिखोगे कि देखो राजकोषीय घाटा, सॉरी इसमें से अगर मेंस पे लिखते हो कि देखो लॉकडाउन बढ़ गया, इसके चलते, लॉकडाउन बढ़ने के चलते लगातार पेंडेमिक की दशा रही, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है डिक्लाइन कर गई, लेकिन खर्च कम नहीं हुए। तो खर्चों के लिए सरकार को और पैसा लेना पड़ेगा, और ऑब्वियसली राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। डेटा के फेर पे नहीं, डेटा आप कहीं भी गूगल करेंगे आपको पूरा कंप्लीट डेटा मिल जाएगा। बस आप इसको कोर कॉन्सेप्ट को समझ लो कि राजकोषीय घाटा क्या है और ये कैसे डील करता है, ये कैसे वर्क करता है। अब देखो, अगर राजकोषीय घाटा किसी अन्य घाटे का जीडीपी से कोई इसका डायरेक्टली संबंध नहीं होता, लेकिन हम दर्शाते हैं। अब देखो राजकोषीय घाटे को अगर हमें इसे कम करना है, तो अपनी प्राप्तियों को क्या कर दें, बढ़ा दें। हमारी, अगर हमें अपने व्यय को, यानी अपने जो घाटा है,
घाटा क्या है कि हमारी आय और व्यय के बीच का डिफरेंस है। तो अगर इसको कम करना है तो हम अपने यानी प्राप्ति अर्थात आय को क्या कर दें, बढ़ा दें। या फिर दूसरा भी चारण है, दूसरा भी क्या है, दूसरा भी दूसरा भी चारा है। दूसरा चारा क्या है कि हम अपने व्यय को, खर्चे को कम कर दें, व्यय को कम कर दें। मम्मी पापा बोलते होंगे ना, अब देखो हमने 100 रुपया दे दिया है, अब 100 रुपया में काम चलाना, वरना हम पैसा नहीं देंगे। तो हमारा जो 150 रुपया का ये घाटा है ना, जरा नजर डालो, हमने 150 रुपया खर्च किया था, तो ये 50 रुपया का घाटा है। ये जो 50 रुपया का घाटा है, पापा कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी, या तो अब बाहर से तुम कैसे कुछ भी कमाओ, तो इस घाटे को कम करो, धीरे धीरे कम करो। अब अगर एडवर्स कंडीशन आ गई है तो आप इसे कैसे कम करोगे? तो इसको कम करने के दो ही चांस है, या तो आप कहीं से कमाने लगो, तो 100 रुपया पापा दे रहे हैं, 100 रुपया आप, तो इस घाटे को कम कर सकते हो। या फिर आप जो अभी आगे भी तो खर्च करोगे ना, तो आप अपना खर्च धीरे धीरे कम कर दो। आप 100 रुपया आपको क्या है मिल रहा है, और 85 रुपया खर्च करो, तो जो 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा यहाँ बच जाएगा, इस घाटे में दे दीजिएगा। तो वही है, एक सामान्य सी दशा है, सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर राजकोषीय घाटे को हमें क्या करना है, कम करना है, तो हम अपनी प्राप्तियों को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, प्राप्तियों को बढ़ा देंगे। अगर हमें राजकोषीय घाटे को कम करना है, तो हम खर्चे को भी कम करके इसको कम कर सकते हैं। यदि और भी चार, देखो अब कैसे, यदि जीडीपी तेजी से बढ़ेगी, ऑब्वियस है, अगर हमारी आय बढ़ेगी, समृद्धि होगी, तो जीडीपी बढ़ेगी। तो प्रतिशत में अब स्वतः जो ये जीडीपी की तुलना में जो घाटा है, स्वतः कम दिखने लगेगा, स्वतः घटने लगेगा। कैसे? मान लो कि जैसे 100 रुपया हम अभी तक हमारी आय थी, इसमें घाटा 3 रुपया का था, हमने 103 रुपया खर्च किया था, तो 3% का घाटा था, 3% का। अगर कल मान लो कि 1000 की हमारी आय हो जाए, तो घाटा तो ये 3 रुपया अभी भी है, लेकिन ये क्या होने लगेगा, प्रतिशत की तुलना में हमारी जीडीपी का साइज बढ़ गया है, तो ये स्वतः क्या होने लगेगा, कम दिखने लगेगा, स्वतः छोटा हो जाएगा, घटने लगेगा। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है। उम्मीद करता हूं यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। फिस्कल डिफिसिट में नो डाउट, फिस्कल डिफिसिट में नो डाउट। अब चलो देखो, अब हमें देखना है राजस्व घाटा। ज्यादा ही पेज लगा लिए थे लगता है ना? चलो, तो हम क्या देखते हैं, राजस्व घाटा। चलो राजस्व घाटा देखो कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा पे हम नजर डालते हैं। देखो, जो राजस्व घाटा, यदि सरकार के राजस्व प्राप्ति, ध्यान रखिएगा, दो प्राप्ति बताई थी, तो सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच का अंतर ही राजस्व घाटा कहलाता है। राजस्व घाटा क्या है, सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच का अंतर ही राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा है। अब राजस्व आय याद आ रही है, राजस्व प्राप्ति मैंने बताई थी ना, आय का मतलब वही, राजस्व प्राप्ति बताई थी। रेवेन्यू रिसीट क्या है, आज नहीं बताऊंगा कि रेवेन्यू रिसीट क्या है, पूरा कल का लेक्चर जाके देखिएगा। तो जो रेवेन्यू रिसीट यानी राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच का जो अंतर है, मान लो कि प्राप्ति आपको 100 रुपए की हुई है, और आपने जो व्यय है वो 150 रुपए का कर दिया है, तो ये 50 रुपए का जो अंतर है, ये 50 रुपए का अंतर ही क्या है, राजस्व घाटा है। यही रेवेन्यू डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है। ठीक है, यदि इसकी गणना में पूंजी प्राप्ति, जो पूंजी प्राप्ति और पूंजी व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा, जो पूंजी प्राप्ति है, ध्यान रखिएगा, जो सॉरी राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डिफिसिट है, इसमें से जो पूंजी प्राप्तियां थी, पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसीट था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें से पूंजी व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष में, अब इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो, वित्तीय वर्ष 19-20 में राजस्व घाटे को जीडीपी, इसको भी जीडीपी के ही तुलना में दर्शाया जाता है, तो 2.4% क्या है, 2.4% रहने की संभावना व्यक्त करी गई। लेकिन बजट 19-20 में यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व घाटा 2.7 क्या है, 2.7 रहेगा। मतलब हमने इसको प्राप्त नहीं कर पाया, तो हमने क्या किया कि इसको, और वैसी जैसे कि हमने राजकोषीय घाटा भी प्राप्त नहीं कर पाया था, तो ऑब्वियस है हमने क्या कर दिया कि इसको और बढ़ा दिया। जैसे कि डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, बजट वही 2017-18, जब इसमें और एक साल का पुराना डेटा है, मैंने 4 साल का बजट ही इसमें हो जाएगा कंप्लीट। चलो, 2017-18 में यह अनुमान लगाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का जो राजस्व घाटा है वो कितना, 17-18 की बात कर रहा हूँ, 1.9% रहेगा, किसका, जीडीपी का।
लेकिन 18-19 में इस अनुमान को प्राप्त नहीं किया जा सका, तो संशोधित कर दिया गया 2.6%। 2.6% इसको संशोधित करके रख दिया गया। ठीक है, अब 18 और 19 में अनुमानित राजस्व घाटा 2% रहने की संभावना व्यक्त करी गई, 2% रखने की संभावना व्यक्त करी गई। लेकिन आप इसके अंतर्गत देखोगे जो 2% रखने की संभावना व्यक्त करी गई, तो जो राजस्व घाटा है एक्चुअल में ये जो संभावना है इसको भी हम क्या है नहीं कर पाए, इसको भी प्राप्त नहीं कर पाए। इसके भी वही आपको सेम कारण है जो कोरोना वाले। अब कैसे, आप देखो कोविड-19 के संकट के कारण कोई भी अनुमान पूरा नहीं होगा। अब ये से कोई भी जो अनुमान है वो पूरा नहीं होगा। कैसे पूरा नहीं होगा कि कर और जो कर है और गैर कर प्राप्तियां हैं वो किसके अंतर्गत, रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो कर से संबंधित प्राप्तियां हैं और जो गैर कर से संबंधित प्राप्तियां हैं वो क्या रहेंगी, वो स्वतः कम रहेंगी। और स्वास्थ्य और सेवा में, भोजन और आजीविका में ज्यादा खर्च लगेगा, जिसके सहारा के लिए सरकार को काफी अधिक खर्च लगेगा। तो सरकार की आय कम है, खर्च ज्यादा है, सरकार किसी न किसी से पैसा लेगी, सरकार किसी न किसी से पैसा लेगी। तो इसी को राजस्व घाटा कहा जाएगा। तो राजस्व घाटे का अधिक होना इस चीज को बयां करता है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां उसके उपभोग यानी उसके खर्चे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जितनी की उसकी राजस्व प्राप्तियां होनी चाहिए उतनी नहीं है। यानी उसका जो खर्च है वो राजस्व जो व्यय है वो ज्यादा है। ठीक है, इस सरकार उपभोग के उद्देश्य से उधार लेती है और यह सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्व घाटा सरकार के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर हम खाने के लिए उधार ले रहे हैं, किसी से खाने के लिए उधार ले रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से आते आते कुछ वर्षों में हमारे ऊपर एक प्रकार का बर्डन लदता चला जाएगा, बर्डन बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि राजस्व घाटा का बढ़ना ये सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और साथ में यह भी ये दर्शाता है कि देश में जो कर अनुपालन है वो कहीं न कहीं कम है, कर भी सरकार को नहीं मिल रहा है। और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण है, फिस्कल कंसोलिडेशन है, इसका स्वर्णिम नियम ये कहता है फिस्कल कंसोलिडेशन का कि राजस्व घाटे को एनी हाउ शून्य किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ऋण केवल और केवल पूंजी निर्माण के लिए नहीं किया जाता है, और यह केवल और केवल मतलब उसके लिए जैसे उपभोग के लिए किया जाता है। इस वजह से पूंजी निर्माण के लिए लिया जाना चाहिए ऋण, और अन्यथा उपभोग के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। इस वजह से कहा जाता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन यानी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का जो स्वर्णिम नियम है, इसमें कहा जाता है कि जो राजस्व घाटा है यानी जो रेवेन्यू डिफिसिट है उसे नहीं बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू डिफिसिट है उसे नहीं बढ़ना चाहिए। इसे कोई बात नहीं है, इसे दोबारा से सुनने की कोशिश करिएगा, मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, समराइज करने की कोशिश करता हूँ। देखो राजस्व घाटा, इसमें क्या है, कल मैंने बताया था जो राजस्व प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय है, इसके बीच का जो अंतर है, अच्छा अच्छे से लिखते हैं तो थोड़ी सी और ही अच्छा से आपको समझ ही आएगा, है ना। कौन से लिखते हैं राजस्व घाटा, राजस्व घाटा क्या है जरा देखना, राजस्व प्राप्ति, प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, माइनस राजस्व व्यय, इसको कहेंगे राजस्व घाटा, इसको क्या कहेंगे, राजस्व घाटा कहेंगे। ठीक है, अब ये क्यों होगा, अब आप पहले तो राजस्व प्राप्ति देख लो, फिर राजस्व व्यय देख लो। राजस्व प्राप्ति में क्या था कि ये वैसी प्राप्तियां हैं जो किसी प्रकार की देयता को जन्म नहीं देती हैं, ये किसी भी प्रकार की देयता को जन्म नहीं देती हैं। ठीक है, और ना ही ये किसी भी प्रकार की संपत्ति को कम करती हैं, कम करती हैं, कम करती हैं। सरकार के पास जो राजस्व पैसा आएगा, ठीक है, तो जैसे कर या उससे संबंधित शुल्क, कल मैंने बताया था प्राप्तियों के अंतर्गत, ये सरकार की देयता को भी जन्म नहीं देंगी और उसकी जो संपत्ति है कम नहीं करेंगी, उसकी संपत्ति को कम नहीं करेंगी। अब राजस्व व्यय क्या है कि इसका जो उपभोग के लिए, इसका प्रयोग उपभोग के लिए किया जाता है, उपभोग के लिए किया जाता है, और इसमें किसी भी पूंजी का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। अब अपने उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करिएगा, अपने उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा।
ठीक है, कि पापा ने आपको 100 रुपया दिया, पापा ने आपको 100 रुपया दिया। अब पापा ये जो 100 रुपया दिया, ये उपभोग के उद्देश्य से आपने क्या कर लिया, इसको खर्च कर लिया। आपने 10 रुपया और किसी का उधार लेके खर्च कर लिया, तो 110 रुपया आपने खर्च किया, 100 तो पापा का खर्च किया और 10 रुपया किसी का और लेके खर्च कर लिया, 10 रुपया। ठीक है, मान लो इनकम है, ये आय है, ठीक है। तो अब जरा सोचो कि आपको अगर 110 खर्च करना है, आपका खर्चा 110 का है, तो 10 रुपया कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, 10 रुपया कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। तो 10 रुपया के आप क्या हो गए, कर्जदार हो गए। अब आपकी टोटल इनकम ही 100 रुपया है, पापा की टोटल इनकम ही 100 रुपया है, जो आपको ही पूरी दे दिए हैं, और आप खर्च 110 रुपया कर रहे हो, तो और भी तो खर्चे हैं। और ऊपर से ये बताओ कि 110 कर रहे हो, तो 10 रुपया का तो ये घाटा है ना, कहां से भरोगे भैया, आपके पास कोई दूसरा सोर्सेस नहीं है। तो अब पापा की तरफ से आदेश आएगा, कि आदेश क्या आएगा, पापा बोलेंगे कि बेटा देखो, ये जो आप 10 रुपया किसी का लेके रखे हो ना, ये लगातार लेते जा रहे हो, ये जो 10 रुपया का, इसे आप कैसे भी कम करो, इसको धीरे धीरे शून्य लेके आओ, शून्य लेके आओ, इसको धीरे धीरे शून्य लेके आओ। और वो बोलेंगे क्यों शून्य लेके आओ, क्योंकि इसका उपभोग कर रहे हो आप, इसका उपभोग कर रहे हो, और उपभोग ऐसा इसेंशियल है जिसे कम नहीं किया जा सकता है। अगर पापा बोलते कि अगर मान लो इसी पैसे में आप कोई पूंजी का निर्माण, इसमें से पूंजी का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसमें से किसी पूंजी का निर्माण करते, तो कोई समस्या नहीं है, जो पूंजी फ्यूचर में वो पैसा रिटर्न हो जाती, फ्यूचर में वो पैसा रिटर्न हो जाता। लेकिन आप पूंजी का तो निर्माण कर नहीं रहे हो, तो धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये वो ये 10 जो है ये जीरो लेके आना पड़ेगा। नहीं एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम पैसा लेते लेते उपभोग करते 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 हम दिवालिया की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसी तरह ये पूरी व्यवस्था में सरकार के रेफरेंस में ये कहा जाता है कि देखो फिस्कल कंसोलिडेशन का एक नियम है, सुदृढ़ीकरण का, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का एक नियम है। इसके अंतर्गत कहा जाता है, स्वर्णिम नियम के अंतर्गत कहा जाता है कि देखो ये जो आप उपभोग के माध्यम के लिए खर्च कर रहे हो, उपभोग के लिए पैसा उठा रहे हो मार्केट से, इसे भैया कम करो, इसे कम करो। अब कोई बात नहीं, पैसा आप उठा सकते हो, पैसा कहीं अगर आपको लगाना है, क्योंकि वो पैसा फिर रिटर्न तो आएगा ना फ्यूचर में, तो उठा लो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उस पैसे को खा पी ले रहे हो, उपभोग कर ले रहे हो, तो ये तो समस्या का है, ये तो समस्या है। तो आप समझ गए ना कि राजस्व घाटा क्या है। इस वजह से पापा मना करते हैं कि इसको शून्य लेके आओ, इसी वजह से कहा जाता है कि इसको शून्य लेके आना चाहिए। और अगर देखो अगर पूंजी निर्माण के लिए पैसा लिया जाता, मान लो कि आप पापा से, चलो ठीक है, आपने यहाँ किसी से 10 रुपया उधार लिया था, और 10 रुपया में आपने कहीं घर खरीद लिया था, तो ये घर से कल रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है आप रेंट में उठा दो तो रिटर्न मिलेगा, तो कोई बात नहीं है, ये जो घाटा है इससे रिटर्न जो आएगा उसे फुलफिल कर सकोगे, उसे फुलफिल कर सकोगे। ये एक्चुअल में राजस्व घाटा है, ये एक्चुअल में राजस्व घाटा है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी नियम वो रखे जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं, इसके लिए भी टारगेट सेट किया जाता है, टारगेट नहीं प्राप्त कर पाया जाता है। अब तो बताया ना कि 2020 और जो 21 में आप देखोगे कि जैसे ही वही फरवरी से, पिछली फरवरी से मार्च से चल रहा है कोरोना, पूरा पूरा एक साल हो गया, फरवरी मार्च आने वाला है, एक साल हो गया। तो अब तो सरकार को अभी सही भी है कि सरकार को अब एक क्या मिल गया, कि कहीं ना कहीं एक तरीके से उसे वो मिल गया, यानी मतलब एक्सक्यूज का एक चारा मिल गया, एक्सक्यूज मिल गया कि कहीं ना कहीं चलो ठीक है, हम ये कह देंगे कि देखो हम किस वजह से नहीं प्राप्त कर पाए, हमें तो इस साल प्राप्त कर लेना था, लेकिन ये तो कोरोना के चलते हमारी इकोनॉमी गिर गई और खर्चा ज्यादा बढ़ गया, खर्चा ज्यादा बढ़ गया। अगर मान लो कि आप पापा से बहाना बना दो कि देखो पापा हम हो गए थे बीमार, आपने भेजा था 100 रुपया, लेकिन हमारी बीमारी में जाके 200 रुपया लग गया, तो 100 रुपया आपको कहीं से आएगा ना, कहीं मतलब कहीं से क्या कि 100 रुपया तो घाटा हो गया ना, तो घाटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जो पापा ने कहा था कि देखो बेटा ये जो 10 रुपया का इसको धीरे धीरे, पहले तो आप 8 कर लो, फिर 6 कर लो, फिर 7 कर लो, फिर सॉरी 5 कर लो, फिर 4 कर लो, एक दिन लाके शून्य कर लो, तो अब तो ये बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ये बेटा बीमार हो गया था। तो सरकार भी कह रही है कि देखो ये जो पेंडेमिक के चलते हमें सारी चीजों को ध्यान में रखना था, तो हमने हमारी इकोनॉमी गिर गई, मतलब ये पापा की आय ऊपर से गिर भी रही है, इकोनॉमी गिरी, लेकिन हमने व्यय को और बढ़ा दिया, खर्चा को और बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं से उधार तो लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा। अब सरकार का जो प्राप्ति थी कैसी थी,
जो मैंने बताया जो राजस्व प्राप्ति थी इसमें कोई देता नहीं, मतलब जो जैसे कर वाला हिस्सा था तो कर भी सरकार को कम मिलने लगा। ऑब्वियस है कि जैसे कि जीएसटी वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो उत्पादन कम होगा तो स्वतः है कि सेवाएं बंद हो गई थी लॉकडाउन के दौरान, बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी तो पैसा तो कमी हो जाएगा, तो आय कम हुई और उपभोग ऊपर से बढ़ गया, तो घाटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यही राजस्व घाटा है, यही राजस्व घाटा है। देखता हूँ इकोनॉमी आपको कैसे समझ नहीं आती, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, और इकोनॉमी ना एकदम आपके जहन में डाल दूंगा, ठीक है, जहन में डाल दूंगा। चलो, अब आपको प्राथमिक घाटा, अगला सब हेडिंग प्राथमिक घाटा पे आप देखना है, प्राथमिक घाटा के। अब हाँ, थोड़ी सी इसी भी देख लो, ठीक है। अब देखो राजस्व घाटा, जो राजस्व घाटा होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय घाटा से ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे क्यों? इसे हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। राजकोषीय घाटे से क्यों ज्यादा खतरनाक होता है? कि उसमें जो राजकोषीय घाटे में वो वाला घाटा भी जुड़ा है, कौन सा? जिसमें आप जैसे पूंजीगत व्यय, है ना, पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत व्यय क्या था? आपने हो सकता है कोई परिसंपत्ति खरीदी हो तो अगले दिन उसका रिटर्न मिलेगा तो हम भर देंगे, कोई बात नहीं है ना। मान लो कि अगर हमारे पास 10 लाख रुपया का क्या का है, कर्ज है, और 10 लाख रुपया का कर्ज है और हमारे पास कई जगह संपत्ति हमने खरीद रखी है, उस संपत्ति के लिए हमने कर्ज लिया था, तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पास संपत्ति है, हम अगली बार क्या कर देंगे, भर देंगे। तो कहा जाता है जो राजस्व घाटा है ये इससे राजकोषीय घाटे से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो राजस्व घाटा जो होता है इसकी पूर्ति के लिए ऋण की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि यह मात्र उपभोग और उपभोग के उद्देश्य से किया जाता है, इसको हमने मात्र खा पी लिया है। बल्कि जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का वही स्वर्णिम नियम कहता है कि इसको शून्य लेके आना चाहिए और एनी हाउ कैसे भी करना चाहिए, ठीक है। वो मैंने और बाकी सारी चीज आपको यहाँ पे बताई। अब प्राथमिक घाटा देख लो, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, जरा इस पे नजर डालना। देखो, सरकार के व्यय में ब्याज का भुगतान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब इसका मतलब क्या है? इस पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है। मैंने क्या कहा? प्राथमिक घाटा सुनना है। देखो, सरकार का घाटा कैसे कैसे बढ़ता है। बजट आप कभी देखे होंगे तो बजट में सारी चीजें मेंशन होती हैं, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। मान लो कि सरकार की आय 100 रुपया है। अब खर्च में क्या-क्या लागू होता है? आपने कभी किसी से ऋण लिया होगा, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो वो भी आपका खर्चा है कि नहीं है? ऑब्वियस है, खर्चा है। वो आपका खर्च है कि नहीं है? ये बताओ। है, खर्च है। मान लो कि आपने भले ही घाटा धीरे-धीरे मान लो 80 रुपया ही कर दिया, लेकिन आप किसी से 10 साल पहले उधार ऋण लिया था, तो उसको ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना। ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज ही 30 रुपया आ रही है, तो ये आपके खर्च का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ खर्च का हिस्सा। तो यही कह रहा है कि सरकार के व्यय में, जो सरकार का व्यय है, सरकार के व्यय में जो ब्याज का भुगतान है ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने जो कुछ पहले कई वर्षों पहले विगत वर्षों में जो ऋण लिया था, हो सकता है हमारी उस समय इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर ना रही हो और नहीं थी। आपको पता है कि हमारे पास 1990 के डिकेड में यानी जब हम सिंगल पिन ओ ये सॉरी एलपीजी लेके आए थे, उससे पहले हमारे पास मात्र एक्सपो और इम्पो के लिए 47-48 दिन के लिए क्या बचा था? फॉरेक्स रिजर्व था। मात्र 47 डेज के लिए फॉरेक्स रिजर्व था। तो अंदाजा लगाओ कि हमारी स्थिति तो पहले से खराब थी, तो हमने कहीं ना कहीं उस समय से क्या लिया होगा? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कहीं ना कहीं किसी न किसी से हमने क्या ऋण लिया होगा। अब उसको तो हम चुका नहीं पाए हैं, लेकिन ब्याज तो हमें एक टाइम पीरियड पे देना होता है ना। आप किसी से, गांव के चौधरी से या गांव के किसी व्यक्ति से लेते हो तो पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? गांव के मुखिया से आप लेके आते हो तो उसका मूलधन भले ही ना दो, लेकिन आपको हर साल साल में बजाने आ जाता है आपका घर और बोलता है आपके दरवाजे में कुंडी बजा के या फिर बेल बजा के बोलेगा कि भैया ब्याज कहाँ है, ब्याज कहाँ है। वैसे भी सरकार का जो पिछले कुछ सालों का जो उसने ऋण लिया है, तो उसको भुगतान करने में एक ब्याज का एक बहुत बड़ा उसके व्यय में हिस्सा होता है, व्यय में हिस्सा होता है। ब्याज का भुगतान बजट आवंटन का करीब 25% है। अंदाजा लगाओ कितना? ब्याज का जो भुगतान है करीब इसका था 25, एक बड़ा पार्ट है।
अब कैसे कहाँ पैसा आया, कहाँ से आया, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहले ये देख लो। तो जब किसी भी वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान वाले हिस्से को अगर घटा दिया जाता है तो बचा हुआ घाटा प्राथमिक घाटा, बचा हुआ घाटा प्राथमिक घाटा कहलाता है। सब भूल जाओ, प्राथमिक घाटा ध्यान से सुनना, से उदाहरण से समझने की कोशिश करना। पेज, खाली पेज मिल जाए, चलो। प्राथमिक घाटा ऐसे सुन लो। प्राथमिक घाटा ये क्या होता है? ये वैसा घाटा है जैसे कि आय आपकी 100 रुपए की है, आय आपकी 100 रुपए की है, व्यय आपका 120 रुपया का है। व्यय में वो वाला हिस्सा भी आपका जुड़ा हुआ है जो आपने पिछले या कई वर्षों में पहले किसी से ऋण लिया था तो उसको ब्याज दे रहे हो सालों दर साल। तो मान लो कि इस साल आपने पिछले जो आपने कभी ऋण लिया था तो 30 रुपया क्या दिया गया, 30 रुपया, ध्यान से सुनिएगा, 30 रुपया क्या दिया आपने, ब्याज दिया। ठीक है, तो 30 रुपया तो इसी का हिस्सा है, इसी से निकाल के 30 रुपया दिया आपने पैसे। तो जो 30 रुपया आपने ब्याज दिया, अगर आपको इसमें से 30 रुपया घटा दिया जाए, 30 रुपया घटा दिया जाए तो यह प्राथमिक घाटा कहलाएगा। अगर इसमें से पूरे में आपको 30 रुपया घटा दिया जाए तो ये प्राथमिक घाटा कहलाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आया। तो ब्याज के भुगतान वाले हिस्से को घटा करके राजकोषीय घाटे में, जो कि पूरा घाटा है, मान लो कि 100 रुपया ये 120 का है, तो अब जो 90 रुपया बचेगा ये एक्चुअल में प्राथमिक घाटा, क्योंकि 120 में हम 30 घटा देंगे, ये तो हमने पिछले वर्षों का जो कभी ऋण लिया था उसी को ब्याज दे रहे हैं। तो एक्चुअल में प्राथमिक घाटा ये है, प्राथमिक घाटा ये है। तो प्राथमिक घाटे की गणना सरकार के राजकोषीय घाटे में, यानी सरकार के फिस्कल डिफिसिट में, राजकोषीय घाटा तो पहले ही बार पढ़ाया था ना, राजस्व नहीं बोल रहा हूँ, राजकोषीय घाटा बोल रहा हूँ। तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज के भुगतान वाला हिस्सा जो हमने विगत वर्षों में लिया है उसको घटाकर निकाला जाता है। इस गणना में इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो उधारी के जो उधार हमने कभी लिया है उसी वाले हिस्से को अगर घटा देंगे उसमें तो ये हमें यानी प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे इसमें से फिर डेटा अगेन मेंशन है कि जैसे कि 2017-18 में यह अनुमान लगाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राथमिक घाटा 0.1% रहेगा। परंतु ब्याज देखोगे इसमें से जो बजट है, सॉरी कह रहा हूँ, 2018-19 में इसे संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0.4% कर दिया गया, क्योंकि इतना इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। जो हमने अनुमान लगाया था वो प्राप्त नहीं हुआ, तो ऑब्वियस है हमने और लक्ष्य को बढ़ा दिया। वही गंगा जी वाला, ध्यान रखिएगा, गंगा जी वाला उदाहरण, कि अगर प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर पाया तो हमने क्या कर दिया, वो जो खतरे की लाइन है उसको और ऊपर चढ़ा दिया। प्रशासन का क्या काम था कि जो आसपास का क्षेत्र है, अगर गंगा जी उफान में आ रही थी, गंगा जी उफान में आ रही थी, आसपास के क्षेत्र में वो किसी प्रकार की व्यवस्थाएं, जो क्षेत्र डूब रहा है, जान माल की हानि हो रही है, वो जल्दी से क्या करवाए, उसको एग्जीक्यूट करवाए, उसको बैक करवाए। लेकिन सरकार ने क्या किया, इसकी बजाय वो अपनी बचत के लिए जो खतरे की लाइन थी ना उसको ही ऊपर चढ़ा दिया, ये लो ये खतरे की लाइन। अभी तो गंगा जी इतनी उफान में कहा है कि खतरे की लाइन को पार कर जाए, तो हमने क्या कर दिया कि हमने अपने इसको प्राप्त नहीं कर पाया जो टारगेट सेट किया था, तो कोई बात नहीं है, अगली बार के लिए हमने संशोधित करके लिए टारगेट रख दिया कि चलो अगली बार वही की तारीख पे तारीख, साफ तारीख पे तारीख, मतलब इस पे टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट, लेकिन टारगेट प्राप्त नहीं होंगे, टारगेट प्राप्त नहीं। ठीक है, तो ये आपने देखा प्राइमरी डिफिसिट। देखो अब यहीं तक आज रखते हैं और कल मैं मौद्रिक घाटा बता दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको कल एक चीज और बता दूंगा कि घाटे की जो प्रवृत्ति है। हाँ, पहले थोड़ा सा ये सुन लो, जो जैसे कि मैं प्राथमिक घाटा, तो देखो 2018-19 में मैंने बताया 0.4% संशोधित करके वास्तविक, मतलब इसे इतना सेट कर दिया गया। फिर अगली बार अनुमानित लगाया गया 19-20 में 0.2% का नहीं प्राप्त कर पाया गया, फिर इसे संशोधित किया गया तो 0.7% सेट किया गया, ये अनुमान लगाया गया, फिर भी नहीं तो 0.4% का इसको सेट किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ तक रही। और हम कहाँ से कितना पैसा हमें मिलता है, क्या हमारी प्राप्तियां हैं और क्या हमारे व्यय हैं,
इसके बारे में हम कल डिटेल से बात करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ पैसा, कितना कितना पैसा हमें आता है, कहाँ से हमें पैसा, कितना पैसा हमारा जाता है। ये पिछले वर्ष का जो बजट है उसमें, चलो 1 मिनट तो हम बता ही देते हैं। ऐसे एक तरफ की कहाँ से रुपया आता है, रुपया कहाँ से आता है, ठीक है। जैसे 100 रुपया में, ऐसे समझो 100 रुपया में उधार और देयताएं जो 20 पैसे हैं, किसी को हमने, सरकार ने उधार और देयता दिया है, 20 पैसे आता है। 18 पैसे निगम कर से आता है, ध्यान से सुनिएगा, निगम कर से आता है। 18 पैसे निगम कर से आता है। 17 पैसे इनकम से, आय कर से आता है, ये निगम कर से सरकार के पास, ठीक है। ये ब्याजवाद से आता है, उधार उधार से। ये आय कर से आता है 17 पैसे, है ना। सीमा शुल्क से 4 पैसे आते हैं। 7 पैसे आते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, एक्साइज ड्यूटी से। एक्साइज ड्यूटी से 4%, मैंने कहा सीमा शुल्क से बताया, सीमा शुल्क से। एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे। अब 18 पैसे आते हैं जीएसटी से, ठीक है। 10 पैसे आपके आते हैं अन्य करों से, अदर टैक्सेस से। और 6 पैसे आते हैं पूंजी प्राप्तियों से, पूंजी प्राप्तियों से। ये टोटल 100 रुपया हमें ऐसे प्राप्त होता है। कल डिटेल से बात करेंगे कि सरकार को कहाँ कहाँ से, जो पूरा मान लो कि बजट 100 रुपए का है, तो कितना, ऐसे आपको उदाहरण से समझना है कि कितना कितना पैसा सरकार को कहाँ कहाँ से मिलता है। ये पिछली बार का मैं आपको बता रहा हूँ, ये यानी 2020-21 का जो ये था, क्या बोलते हैं, बजट था, उसी के बजट में कितना रुपया कहाँ से आता है और कितना जाता कहाँ। अब जाता कहाँ, एक बात थोड़ी सी ये भी देख लो। देखो, जो 10 पैसे अन्य व्यय पे हमारा खर्च होता है, 6 पैसा हमने पेंशन पे दे देते हैं, करीब आर्थिक सहायता जो देते हैं हम, तो 6 पैसे वहां दे देते हैं। हम डिफेंस पे 8 पैसे खर्च कर देते हैं। केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो योजनाएं, 9 पैसे वहां खर्च कर देते हैं। वित्त आयोग, और जो वित्त आयोग के अंतरण में 10 पैसे चले जाते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, 13 पैसे वहां खर्च हो जाते हैं। और ब्याज अदायगी भी कितना, 18 पैसे। 18 पैसे बहुत बड़ा हिस्सा। अब ध्यान रखो, प्राइमरी डिफिसिट में अगर राजकोषीय डिफिसिट में ये वाला हिस्सा घटा देंगे ना, ये जो 18 पैसे, 100 पैसे में अगर कहा जाता है हमारा, तो 18 पैसे हमने जो पिछले कभी ऋण लिया होगा, 18 पैसे, कितना बड़ा हिस्सा मतलब इसमें जाता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इसी में चला जाता है। करों और शुल्कों के राज्यों का जो हिस्सा होता है, 20 पैसा वहां चला जाता है। कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज अगली क्लास है मेरी, आगे 10 मिनट से, तो अब इसको और ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।